जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ साइंस का प्रैक्टिस सेट। कि लाइफ में बड़ी सक्सेस हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत घबराना, इसीलिए बिना टेंशन लिए हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मशरूम है, मशरूम क्या है इसके बारे में बताना है। मशरूम शैवाल है, फफूंद है, या फंजाई है, या खमीर है, कौन सा है। तो मशरूम जो होता है वह क्या होता है, वह कवक होता है, यानी कि कह सकते हैं कि वह फंजाई होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन की इसका बी सही हो जाएगा। और यदि बात करेगा आपको खमीर की, तो खमीर क्या होता है, किण्वन में इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। क्या होता है, यह किण्वन प्रक्रिया जो होता है, किण्वन, इसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोला जाता है, वह किण्वन प्रक्रिया में अल्कोहल का निर्माण करता है। किसका, अल्कोहल का निर्माण करता है, या अल्कोहल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद बात करें यदि शैवाल, शैवाल जो है कहाँ से प्राप्त होता है, यह समुद्र में पाए जाने वाला एक लिमिनेरिया नामक घास होता है। क्या होता है, उससे क्या निकलता है, उससे आयोडीन प्राप्त होता है। क्या होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। शैवाल यानी कि शैवाल से क्या होता है, लिमिनेरिया नामक घास होता है, जो कि आयोडीन उसी से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इस आंसर के बारे में भी याद रखिए, ऑप्शन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है। तो घरेलू धूल में जो है, यह धूल बरूथी होता है। बरूथी का मतलब होता है कण। क्या होता है, धूल के कण होता है, जो कि दमा पीड़ितों को क्या करता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो दम घुटने लगता है, उसको खोखी होने लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, तो ये हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। क्या हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक। और एडवर्ड जेनर की बात करेगा तो एडवर्ड जेनर जो थे, ये चेचक की खोज किया था। किसने, चेचक की खोज। और विलियम हार्वेज था, यह रक्त परिसंचरण का खोज किया था। किसने, रक्त परिसंचरण, मतलब इन्होंने ही बताया था कि पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है, विलियम हार्वे के द्वारा। ठीक है, और लुई पास्चर की बात करें तो लुई पास्चर होता है पेनिसिलिन की खोज। क्या किए थे, ये पेनिसिलिन की खोज किए थे। तो इस प्रकार से ये चारों ऑप्शन के बारे में ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में का कौन सा भाग संधि शोध, मतलब कह सकते हैं कि गठिया से प्रभावित होता है। तो गठिया जो है, गठिया क्या होता है, जोर जोर पर गठिया होता है। मतलब कह सकते हैं कि शरीर में यूरिक की मात्रा, मतलब कह सकते हैं यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जहां भी मतलब ज्वाइंट होता है, जैसे घुटना हो गया या फिर केहनी हो गया, ये सब में हर एक जोड़ पर मतलब कह सकते हैं कि ये यूरिक अम्ल का मतलब जमा हो जाता है, जो कि दाने जैसा हो जाता है, जिससे क्या होता है, अर्थराइटिस या गठिया उसको बोलते हैं, वो हो जाता है। तो इसमें जोड़ प्रभावित होता है, जितने भी हाथ पैर के या कहीं के भी जोड़ हैं, तो वो जोड़ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा नामक शरीर के किस अंग में बीमारी होती है। तो ग्लूकोमा मानव के शरीर का कौन सा, तो इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि यह जो है आंख का बीमारी है। कौन, आंख का बीमारी होता है ग्लूकोमा। ठीक है, तो यह ऐसा आंख इसमें प्रभावित हो जाता है ग्लूकोमा बीमारी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि एक पिंड स्थिर अवस्था से एक सरल रेखा में के अनुदिश स्थिर त्वरण में गतिमान है। तो चाल भी का दूरी s के साथ परिवर्तन है। तो इसमें कह रहा है क्या, एक सरल रेखा। तो सरल रेखा देखिए, सरल रेखा का यही तो है, सरल रेखा में जा रहा है। और इसकी बात करेंगे तो ये जैसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है त्वरण। क्या हो रहा है, ये त्वरण घट रहा है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये देखिए विस्थापन है और ये क्या है, त्वरण, ये वेग है। तो विस्थापन बटे वेग, ये क्या कह सकते हैं कि ये तो धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे की ओर, और इसमें जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है तुरंत, ये हो जाएगा। और इसमें कोई विशेष होगा नहीं, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद ये कहेगा कि बढ़ रहा है, तब ये होगा। तो इसका सरल रेखा में कह रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षैतिज मार्ग पर गतिमान कार मुड़ते समय सड़क के बाहर की ओर पड़ेगी। तो यह जैसे इसमें क्या काम करता है, तो यह जो होता है अभिकेंद्री बल के पर्याप्त नहीं होने के कारण ऐसा होगा कि जैसे क्षैतिज मार्ग पर जैसे वो बाहर की ओर जा पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि वह क्षैतिज मार्ग पर कह सकते हैं कि या वृत्तीय मार्ग पर गति करता है, तो उसमें जैसे कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्री बल। और अभिकेंद्री बल नहीं रहेगा तो वह गाड़ी पलट जाएगा। तो इसी के बारे में पूछ रहा था कि किस बल के कारण वह जैसे गाड़ी बाहर की ओर पलट जाएगी। तो अभिकेंद्री बल की पर्याप्तता नहीं होने के कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अभिकेंद्री बल जरूरी होता है कोई भी क्षैतिज मार्ग पर चलने के लिए किसी भी चीज़ को। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। आगे है, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी का एक टब में तैर रहा है। यदि टब स्वतंत्र रूप से गिरती है तो लकड़ी के
पिंड पर ऊपर की ओर बल होगा, तो ऊपर की ओर बल होगा तो मतलब जब स्वतंत्र रूप से कोई भी गिरेगा तो उसका जी का मान क्या होता है, जी का मान शून्य होता है। तो कोई भी चीज का वजन क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है mg, और जब जी शून्य है तो मतलब वो डब्ल्यू भी शून्य हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं उसका वेट होगा ही नहीं, भार होगा ही नहीं, भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जी का मान कहाँ कहाँ पर शून्य होता है। तो जी का मान देखिए, जब पृथ्वी का चाल जो है 17 गुनी अधिक, 17 गुनी से अधिक कर दिया जाएगा तो भी जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान शून्य हो जाएगा। या फिर इसके अलावा यदि आपको कह दे कि जी का मान और कहां शून्य होता है, तो पृथ्वी के सेंटर पर, केंद्र पर होता है जी का मान शून्य होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गैस का ताप उत्पन्न होता है, तो किसी गैस का जो ताप उत्पन्न होता है उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है, क्योंकि उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होता है, यानी कि कह सकते हैं कि केज है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर की। मतलब ताप यदि अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा अधिक होने की प्रताप अधिक। जैसे कि हम लोग हाथ को ही ऐसे घसते हैं, तो हाथ को घसते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जितना अधिक हम गति करते हैं उतना ज्यादा टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसके गति, इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है गैस का ताप। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्शज्या धारामापी का उपयोग होता है, तो धारा मापने में क्या है, तो धारामापी कर रहा है तो धारा मापने में उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिए। अब इसके अलावा यदि आपको पूछ लेगा कि प्रतिरोध मापने में, तो प्रतिरोध मापने में क्या चीज का प्रयोग करते हैं, ओम मीटर का। किसका, ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा यदि बात करेगा विभवांतर मापने के लिए तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर। इसके अलावा और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है वोल्ट मीटर से कि इस वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर और समांतर, ये सीरीज याद रखिए। तो इस प्रकार से आमीटर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर विभवांतर और समांतर में हो जाएगा। तो आमीटर के बारे में पूछेगा तो आप एक याद रखिएगा, वोल्ट मीटर विभवांतर होता है, विभवांतर मापा जाता है, और यह समांतर में लगा होता है। तो आमीटर को आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग नींद की दवा बनाने में किया जाता है। तो देखिए पैराल्डिहाइड जो पैराल्डिहाइड होता है, यह जो है नींद का दवा बनाने में प्रयोग किया जाता है पैराल्डिहाइड का। और यदि आपको बात करेगा एल्डिहाइड का, तो यह एल्डिहाइड से क्या होता है, फॉर्मेलिन बनता है। क्या बनता है, ये फॉर्मेलिन बनता है। ये फॉर्मेलिन क्या होता है, लाशों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, ये लाशों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका, एल्डिहाइड से बने हुए फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यदि बात करेगा अमोनिया, तो ये अमोनिया क्या है, NH3। ये अमोनिया जो होता है यह बहुत ज़्यादा दुर्गंध देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो जर्मन सिल्वर में देखिए नाम था इसका जर्मन सिल्वर, पर इसमें जर्मन यानी सिल्वर होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। इसमें ये भी पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो उसमें से आपको Ag भी दिया रहेगा। और आपको लगेगा क्या सिल्वर है, तो सिल्वर तो होगा ही, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर नहीं होता है, इसमें होता है कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण को क्या कहा जाता है, जर्मन सिल्वर कहा जाता है, एक निश्चित अनुपात में रहता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं। तो पन्ना व हीरा, हीरा तो देखिए कार्बन से, कार्बन का प्ररूप है हीरा, तो इसमें से कार्बन होगा। लेकिन पन्ना क्या होता है, बेरिलियम होता है। तो कह सकते हैं बेरिलियम और कार्बन हो जाएगा पन्ना और हीरा का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए न्यूमेरिकल है, आपको ध्यान से न्यूमेरिकल करनी है। कह रहा है कि 4 संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता n माइक्रोफैराड है, तो उस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है, जैसे हम लोग प्रतिरोध को यानी कि कह सकते हैं कि रेसिस्टेंट को जिस श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जिस फॉर्मूला द्वारा निकालते हैं उसका सिर्फ विपरीत हो जाता है। यानी कि जो हम लोग प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते थे तो 1 बटे लिखते थे R1 बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 1 प्लस R3। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें समांतर में ऐसा नहीं करके श्रेणी में ऐसा करते हैं। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि संधारित्र में प्रत्येक की धारिता n माइक्रोफैराड है, तो इसे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कहेगा तो श्रेणी क्रम में इसमें क्या करेंगे, जो उसमें समांतर करते थे इसमें श्रेणी करेंगे। तो 1 बटे सी यानी कैपेसिटर निकालेंगे तो 1 बटे n प्लस 1 बटे n प्लस 1 बटे n प्लस 1 बटे n, 4 बार लिखेंगे तो n आ जाएगा एलसीएम, ऊपर में जाएगा 4। तो देखिए c बराबर यदि निकालना है तो इसको पलटना भी पड़ेगा, चूंकि 1/c बराबर 4 बटे n आया, तो 4 बटे n देखिए ऑप्शन में 4 बटे n भी है और n बटे 4
भी है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि हमको जो आंसर आया है 1/c बराबर 4/n, तो हमको निकालना क्या है, c कैपेसिटर का मान निकालना है, यानी कि कह सकते हैं संधारित्र का मान निकालना है। तो संधारित्र का मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे, c बराबर निकालेंगे तो ये पलटेंगे तो ये भी पलट जाएंगे, तो यानी कि कह सकते हैं कि n क्या हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गलती नहीं करना है, क्योंकि पलटना छोड़ दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विष खा लेने, मतलब कह सकते हैं कि जहर खा लेने पर बीमारी से प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाता है, तो वो कौन सी औषधि, मतलब उस औषधि का नाम क्या है। देखिए विष से इसमें दिया हुआ है प्रतिविष, एंटीडोट कहा जाता है। तो हिंदी में दे दिया तो प्रतिविष, तो समझ में आ गया कि विष को खत्म करने के लिए प्रतिविष दिया जाएगा, लेकिन इंग्लिश में रहेगा तो एंटीडोट याद रखना है। क्या होता है, एंटीडोट होता है, या एंटीडोट क्या होता है, एंटीडोट विष को खत्म कर देता है। और इसके अलावा यदि आपको एंटा एसिड कहेगा तो वह अम्ल को खत्म करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, अम्ल को खत्म करने के लिए एंटा एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है कि एक छत के शिखर से एक लड़का एक गेंद को क्षैतिज दिशा में 16 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकता है। गेंद पृथ्वी के भवन से 24 मीटर की दूरी पर गिरती है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब कह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक भवन है और कोई लड़का यहाँ से गेंद को फेंक रहा है, तो यह जो है 24 मीटर, यानी कि कह सकते हैं कि 24 मीटर के बाद जाकर के गेंद नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐसे होता नहीं ऐसा, क्योंकि कभी भी फेंकेंगे तो वो धीरे से ऐसे आएगा, लेकिन इसमें मान लिया जाता है कि 24 मीटर आगे की ओर गया, उसके बाद ये नीचे गिर गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर u का मान 0 माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में u का मान कितना दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकेंड। तो आप स्टार्टिंग में u का मान 16 मीटर पर सेकेंड लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है यहाँ पर आएगा u का मान तो क्या जाएगा 0, स्टार्टिंग में क्या है u का मान 16 है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले नंबर तो हमको दिया क्या है, तो हमको दिया है 16 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्टार्टिंग पे u का मान 16 मीटर पर सेकेंड दिया है, और इसमें दूरी कितने है 24। तो हम कह सकते हैं कि दूरी बटे 4 क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर तो t निकल जाएगा, t कितना आ जाएगा, तो ये 24 और 24 बटे आ जाएगा 16, काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 या 24, यानी कि कह सकते हैं मेरा t का मान क्या है 3/2 है। जब t का मान आ गया तब हमको निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई। और भवन की ऊंचाई का मतलब हो गया एक तरह से विस्थापन, यानी s बराबर क्या लिखेंगे ut, और प्लस में लिखेंगे हाफ at², यही तो फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए u का मान, तो यहाँ पर हम बताए थे कि जो भवन है यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो u का मान यहाँ क्या रखना है 0, तो यहाँ पर ut रखेंगे तो 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब प्लस में हम रखेंगे 1/2 गुने a का मान तो हमको निकालना ही है, क्योंकि s ये नहीं, a का मान जो है सो रखना है आपको g का मान इसमें, क्योंकि पृथ्वी पर बात कर रहा है, यहाँ पर g रखना है, a नहीं g रखना है। और g का मान कितना रखना है 9.8 रखना है, कितना 9.8 रखना है। और t का मान हम लोग निकाले थे कितना 3/2 निकाले थे, तो 3/2 का स्क्वायर कर देना है, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें जो हम मान आया है 1/2 गुने 9.8 गुने हो गया 3 × 9 /2 दूनी 4, और दशमलव रहेंगे तो बटे में आएगा 0। तो देखिए ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पर 0 80 हो गया, और ऊपर में हो गया 98 गुने 9 करेंगे तो 882, 882 बसे 80, यदि भाग देंगे तो लगभग 8, यानी कह सकते हैं कि 11, सॉरी यह आ जाएगा लगभग 11 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम कह सकते हैं इसका अप्रॉक्स में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स में हम कह सकते हैं 11 मीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो फिर से वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है कि 500 ग्राम का एक पिंड है और यह स्थिर अवस्था में, क्या है स्थिर अवस्था में, इसे 10 सेकेंड में 2000 सेंटीमीटर विस्थापित करने के लिए कितना बल लगेगा। यानी कि हमको F बराबर निकालना है, F बराबर ma प्रयोग करेंगे, लेकिन हमको ये तो पता है नहीं क्योंकि इसमें दिया नहीं है, और हमको द्रव्यमान तो पता है क्योंकि 500 ग्राम दिया है तो 0.5 kg होगा। ठीक है, तो 0.5 kg होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले नंबर तो हम m का मान लिख देते हैं, m का मान कितना आ गया 0.5 kg। ठीक है, उसके बाद देखिए t हमको पता है, क्या t है, टी पता हुआ है हमको, टी कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड दिया हुआ है, तो 10 सेकेंड लिख देंगे। और 200 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से भाग देंगे, तो कह सकते हैं कि ये जो विस्थापन आएगा एस बराबर 20 मीटर दिया हुआ है, कितना 20 मीटर। और इसमें कह रहा है कि हमको निकालना क्या है, ए निकालना है, तो हम लगा सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT², यानी कि एस बराबर यू टी प्लस में हाफ AT²। यदि ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एस के जगह पर 20 रखते हैं बराबर यू का मान देखिए स्टार्टिंग से स्थिर अवस्था से कह रहा है, तो स्थिर अवस्था से यू क्या होगा 0 होगा,
तो ये जीरो को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, प्लस 1/2 अगुने ए तो हमको निकालना ही है, टी दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। और यदि हम ए बराबर निकालेंगे तो देखिए 100 इधर चला जाएगा और ये 2 भी इधर गुना हो जाएगा, तो यानी कि 40/100 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो मान आया है वह आया 40/100। और हमको एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है, और ए एफ का मान तो हम पहले निकाल चुके थे 0.5 kg, दशमलव रहेंगे तो बटे यहाँ आएगा 0। अब यदि काटेंगे तो ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से 5 दूनी 10 कट गया, और ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो है कितना आ गया, तो ये दशमलव आया था तो एक 0 आया था, यानी कि कह सकते हैं कि ये 4/20 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो आप ध्यान से काट लीजिएगा, तो यानी कि 0.2 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक मोटर पंप की शक्ति 2 किलोवाट दिया हुआ है, तो किलोवाट है तो इसको क्या करेंगे, 2 किलोवाट दिया हुआ है तो किलोवाट है तो वाट में बदलेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि P बराबर दिया हुआ है, P बराबर फॉर्मूला क्या होता है mgh बटे में होता है T, यानी कि शक्ति बराबर होता है mgh/T, जहाँ G क्या है गुरुत्व त्वरण है, h ऊंचाई हो जाएगा, m द्रव्यमान होगा, T समय हो जाएगा। देखिए प्रति मिनट कराते थे, T का मान कितना लेंगे, T का मान 60 लेंगे, P बराबर 2000 लेंगे, क्योंकि 2 किलोवाट है तो 2000 बराबर m गुने में हो जाएगा, m तो निकालना है, G का मान लेंगे 10, पृथ्वी के लिए G का मान 10 होता है, और h दिया हुआ है 10 मीटर ऊंचाई पर, और उसमें T का मान कितना है 60। तो इस प्रकार से सबका मान रख दिए। P का मान देखिए 2 किलोवाट दिया था, ठीक है, प्रति मिनट तो 60 सेकेंड हो गया, और यहाँ पर 10 मीटर का रहता है 10, और G का मान 10 लेंगे। तो इस प्रकार से ये 0 से ये 0, 2 0 से 2 0 इधर कट गया, और इसको यदि ले जाएंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 1200 kg आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1200 kg इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया है, क्योंकि इसमें जो हमको P का मान दिया हुआ था और H का मान दिया हुआ था और G का मान भी दिया हुआ है 10 न्यूटन पर केजी लेना है, तो हम कह सकते हैं, और उसके बाद T भी दिया हुआ था 60 सेकेंड, यानी प्रति मिनट का रहता है 60 सेकेंड, तो P बराबर सीधा सीधी फॉर्मूला मान रख देना था mgh बटे में T। अभी हमने आपको करके दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का इसकी माध्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर त्वरण 16 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो इसके आवर्तकाल की गणना करें। तो आवर्तकाल की गणना करना है तो इसमें सबसे पहले नंबर तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि ए बराबर यानी त्वरण बराबर कह सकते हैं, क्यों फॉर्मूला होता है -ओमेगा² होता है, डी कह सकते हैं, या यहाँ पर एक्स रख सकते हैं, एक्स जो कि एक्स 4 सेंटीमीटर दूरी होता है, क्या होता है दूरी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमको निकालना क्या है, यदि हमको इसमें से निकालना है ओमेगा बराबर, तो हम कह सकते हैं कि -ओमेगा² बराबर आ जाएगा, ये देखिए एक्स को इधर भेज देंगे तो हम कह सकते हैं कि यानी कि ए बटे में हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो -ओमेगा² बराबर हो जाएगा ए बटे एक्स, जहाँ पर एक्स दिया हुआ है 4, ठीक है, एक्स कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और त्वरण का मान 16 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो ऊपर 16 दिया हुआ है, और काटेंगे तो एच कितना जाएगा 4, तो -ओमेगा बराबर कितना जाएगा 4, तो ओमेगा बराबर यदि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओमेगा बराबर 2। और ओमेगा बराबर एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, ओमेगा बराबर फॉर्मूला आता है, कह सकते हैं ओमेगा बराबर होता है 2π बटे टी, क्या होता है 2π बटे टी। ओमेगा का मान हमको कितना आया था 2 आया था, और यहाँ पर 2π बटे में टी रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी बराबर पाई आ जाएगा, पाई का मान कितना होता है 3.14। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मनुष्य का गतिमान रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है, तो सिक्का पीछे की ओर गिरता है, तो रेलगाड़ी क्या होगी। देखिए जब सिक्का कहाँ कह रहा है कि पीछे की ओर गिरता है, तो पीछे की ओर जब सिक्का गिरा इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की गति क्या होगा, रेलगाड़ी त्वरित गति में होगा, मतलब अधिक तेजी से वो गति कर रहा होगा, प्रति सेकंड उसका गति बढ़ रहा होगा, तभी तो वो पीछे की ओर गिरेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आगे की ओर त्वरित गति में होगा, मतलब रेलगाड़ी आगे की ओर त्वरित गति में होगा, तो सिक्का उछालने के बाद किधर गिरेगा सिक्का पीछे, और रेलगाड़ी यदि त्वरित नहीं बल्कि मंद गति में रहेगा तब आगे गिरेगा, और समान गति में रहेगा तब वो आदमी के हाथ में ही गिरेगा, ठीक है। जब हम कभी मान चलिए कि गेंद खेलने जाते हैं तो समान गति में से ही दौड़ते हैं, समान त्वरण से दौड़ेंगे तो हाथ में ही गेंद आता है, लेकिन यदि तेजी से दौड़ जाते हैं तो गेंद पीछे की ओर दौड़ता है, मतलब गिरता है, और यदि धीरे से दौड़ते हैं तो गेंद आगे की ओर जाकर के गिरता है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि आगे की ओर त्वरित गति में होगा तब सिक्का किधर गिरेगा पीछे की ओर गिरेगा, क्योंकि जब तक ये सिक्का इसके सामने आएगा तब तक गाड़ी आगे चली जाएगी, तो क्या होगा पीछे की ओर आकर के गिरेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आई होप अच्छा लगा होगा। और अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।